तो हम इसको देखेंगे कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है वो किस तरह से हम अपनी प्रैक्टिसेस पे सोच विचार कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि आप इस सवाल का जवाब माइक को अनम्यूट करके भी दे सकते हैं, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि व्हाट should we teach a lesson concept in the same way as we have been doing every year? क्या आप किसी कॉन्सेप्ट या किसी सबक को जो है वो हमेशा एक ही तरह से हर साल पढ़ाते हैं या कुछ और हमें करना चाहिए? तो इस बारे में मैं चाहूंगा कि आपके क्या कमेंट्स हैं। आप अपना माइक अनम्यूट करके जो है कर सकते हैं कमेंट्स। जी, हम में से कोई साथी इसका जवाब देना चाहेगा कि क्या हमें हर साल किसी सबक को एक ही तरह से पढ़ाना चाहिए या उसी तरह से जिस तरह से पहले साल पढ़ाया, दूसरे भी, तीसरे भी, चौथे भी, या अगर आप मुख्तलिफ सेक्शन हैं आपके स्कूल में तो हर क्लास और हर सेक्शन में एक ही तरह से हमें जाना चाहिए आगे? समीर स्पीक। जी 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 सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा जवाब होगा एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल भी ये वैसे होता भी नहीं है। जिसने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, जिसने अपने आप को अकाउंटेबल ठहराया है, उसने यकीनन अपनी टीचिंग के बारे में, अपने मेथड्स के बारे में उसने बार बार गौर व फिक्र की है। हर दफा जो उससे गलतियां होती रही वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ईयर में विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको वो रिमूव करने की कोशिश भी करता रहा है, और इसके बगैर शायद उसकी प्रोफेशनल सर्वाइवल भी मुमकिन नहीं है। थैंक यू। नासिर साहब, कोई और साथी भी, मेरे ख्याल है तहरीन भी कुछ कहना चाह रही है। अच्छा, चैट बॉक्स में तानिया ने जवाब दिया है कि डिफरेंट वेज, और जैसे नासिर ने वजाहत किया कि बिल्कुल नहीं, हमें इस स्टेटमेंट पे एग्री नहीं होना चाहिए कि किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी लेसन को जो है हम एक ही तरह से उसको पढ़ाते रहें, बल्कि वक्त के साथ साथ हमें उसको उसमें तब्दीली लाते हैं, उसकी जो ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर इम्प्रूव करते हैं। और जब आप ऐसा सोचते हैं, अगर आप सब लोग यही सोचते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर आपका आज का सेशन आपके लिए कारामद है। और आज हम आगे की सारी चीजों में यही देखेंगे कि अगर हम एक ही तरह से नहीं पढ़ाना चाहते बल्कि हम गौर व फिक्र करना चाहते हैं, और जैसे नासिर ने कहा कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमें जो है क्या कहते हैं, इस अमल को नहीं दोहराना चाहिए। जैसे बिल्किस भी कह रही हैं कि हमें न्यू टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए, यानी कि हर वक्त हमें जो है हर लेसन के साथ जो है वो तब्दीली लाते रहना चाहिए। यानी कि कहने का मकसद यह है कि जिस तरह से आपने 2021 में अगर लाइट का चैप्टर पढ़ाया है, तो 2022 में अगर किसी दूसरे ग्रुप को या दूसरी क्लास को पढ़ा रहे हैं तो वो तब्दील होना चाहिए। और उसके अलावा एक और बात भी मैं आपको कहता चलूं कि तमाम स्कूलों का कॉन्टेक्स्ट, तमाम बच्चे जो हैं वो एक तरह से नहीं सीखते हैं, बल्कि मुख्तलिफ तरीकों से सीखते हैं, तो हमें उसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, इसको हम डिफाइन करते हैं। जो लोग क्या कहते हैं, ये जो गौर फिक्र करते हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि नासिर ने कहा कि सोचते हैं, गौर करते हैं अपने काम पर, तो उस सारे काम को हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस ना। और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस बेसिकली क्या होती है, हम इस सेक्शन पे इसको देखने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहला जो सवाल जिसका जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं, गौर फिक्र में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए जो पहला जो बनता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर सोचे समझे काम करते चले जाते हैं, और उनको ये भी नहीं पता होता कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, किन लोगों को पढ़ा रहे हैं, उनके पढ़ाने से जो है वो क्या अचीव हो जाएगा। दे जस्ट डूइंग, यानी हर रोज जो है वो एक काम को एक ही तरह से कर रहे होते हैं। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हमें मौका फराहम करती है अंडरस्टैंड करने का कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो ये मौका जो है हमें रिफ्लेक्शन के थ्रू मिलता है। इसी तरह से एक और जो है कि कहा जाता है कि हम एक्सपीरियंसेस से और मुख्तलिफ सिचुएशन में कभी फंसते हैं या स्टक होते हैं तो हम सीखते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो आप रोजाना जो है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हासिल कर रहे होते हैं, चाहे वो कुछ लोगों के साथ
बैठकर बातचीत करते हुए, किसी इल्मी गुफ्तगू के नतीजे में, कभी किसी क्लास में पढ़ाते हुए किसी बच्चे के किसी एक्शन की वजह से, या आपके खुद के किसी नए आइडिया की वजह से। लेकिन अगर आप उस एक्सपीरियंस पे गौर फिक्र नहीं करते तो इसके वो फिर आप अपॉर्चुनिटी खो जाते हैं, और फिर वो आप तजुर्बात जो है वो आपके मतलब तजुर्बात के कोई मायने नहीं रहते, कोई मीनिंग नहीं रहते। तो बेसिकली जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है वो हेल्प करती है कि हमें ये समझने में मदद देती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और अगर हम किसी एक्सपीरियंस को गेन करते हैं, कोई एक्सपीरियंस हमें होता है, तो एक्सपीरियंस उसी वक्त होता है जब उस एक्सपीरियंस से हम लर्न करें। वरना वैसे ही जैसे लोग गुजरते चले जाते हैं, और मैं अक्सर कहता हूँ कि लोग, बहुत सारे लोग खामा ही बड़े हो गए, कि वो उम्र के लिहाज से बड़े हो जाते हैं लेकिन सोच के लिहाज से, अपने बिहेवियर के लिहाज से, अपने एक्शन के लिहाज से वो बड़े नहीं होते, क्योंकि उन्होंने जो भी एक्सपीरियंसेस लिए होते हैं उन एक्सपीरियंसेस से कभी भी उन्होंने कोई लर्निंग नहीं ली हुई होती है। फिर उसके बाद एक रिफ्लेक्शन का एक हायर लेवल आता है जिसके अंदर चैलेंज करते हैं लोग अपने बिलीव्स को, अपने एजम्पशन को। और इस पे शायद हम आज इतना इस तीसरे वाले इशू जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस से हम उस पर आज इतना बात नहीं कर सके, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताता चलूं कि ये जो ऊपर की दो चीजें ना कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, उसको रिफ्लेक्ट किया हमने और उससे लर्न किया, ये थोड़ा सा मेटा कॉग्निशन इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है इसमें, यानी कि हायर ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन पे लोग चले जाते हैं और लोग अपनी बिलीव्स पे, अपने एजम्पशंस पे जो है वो क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। जैसे आजकल अगर आप देखेंगे हिस्ट्री चैनल का एक प्रोग्राम आता है, उसमें अक्सर ये जुमला वो इस टैग लाइन से शुरू करते हैं, एंशिएंट एलियन के नाम से वो सीरीज चलती है, उसमें कहते हैं कि हु वी आर, व्हाई वी आर, यानी हम कौन है इस दुनिया में, कहाँ से आए हैं, क्या है। जो इस सारे सवालों को जो रिलीजन से हटकर जो है वो सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या इस दुनिया में हम अकेले ही हैं, ये जो इतनी बड़ी कायनात है जिसमें करोड़ों अरबों सितारे हैं जो कि जमीन से अरबों साल के फासले पर हैं, अगर हम हाई स्पीड जेट पे भी तैयार करें तो अपनी पूरी उम्र में वो रास्ता क्रॉस नहीं कर सकते। इस तरह के मिल्की वेज के अंदर हैं, तो क्या हम अकेले हैं, क्या और भी लोग हैं यहाँ पर। जब आप इस तरह के बिलीव्स, एजम्पशन पे सवाल करते हैं तो एक हायर ऑर्डर उसके ऊपर चले जाते हैं। तो रिफ्लेक्शन जो है या रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है हमें ये मौका फराहम करती है। अच्छा, यहाँ तो ये एक जनरल जो है डेफिनेशन या एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के साथ आ गई कि जो हमें ये बताती है कि हम कौन हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, और हम जो डे टू डे एक्सपीरियंस होते हैं अगर उन एक्सपीरियंसेस के ऊपर हम केयरफुली रिफ्लेक्ट करते हैं तो हम उससे लर्न करते हैं और जैसे नासिर ने कहा कि जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है वो टीचिंग के अंदर क्या है या एजुकेशन के अंदर क्या है, तो कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग मीन जो है लुकिंग एट व्हाट वी डू इन द क्लासरूम, यानी उसकी तहकीक करना कि हम क्लासरूम में क्या कर रहे हैं, थिंकिंग अबाउट व्हाई वी डू इट, और ये सोचना कि हमने ये जो एक्शंस लिए हैं वो क्यों लिए हैं, और ये जो एक्टिविटीज हैं या ये जो सरगर्मियां हैं या इस तरह से हम टेस्ट ले रहे हैं या हमने कुछ सबक को किसी खास अंदाज से पढ़ाना है तो वो क्यों करना है, और थिंकिंग अबाउट इफ इट वर्क, कि फिर करने के बाद ये सोचना कि आइदर इसने काम किया या नहीं किया, यानी कि ये तरीका इफेक्टिव रहा या नहीं रहा। जैसे कि अगर आज आप इस क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप ये सोचते हैं कि आप क्या अटेंड करने जा रहे हैं, यानी आज यूसुफ के साथ या SIPD के साथ काम करते हुए आज आप क्या सीखेंगे और ये क्यों सीखेंगे, ये क्यों आपके लिए जरूरी है, ये सीखना आपके लिए क्यों जरूरी है। और जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो आप इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि मेरे ये जो सीखने का है ये कहाँ मैं इस्तेमाल करूंगा, मेरे किस काम आएगा और किस तरह कितना मैंने इसको लर्न किया। और अगर हम इसी को बात करें कि इसको इस जो 4 लाइनों को समराइज करें तो कहता है कि अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ एवेल्युएशन, यानी खुद के बारे में सोचना, खुद को ऑब्जर्व करना और फिर खुद की एवेल्युएशन करना, ये जो है सारे प्रोसेस के अंदर आ जाता है। यानी आपकी जो अपने ऑब्जर्वेशन है अपने लेसन्स के हवाले से, अपने पढ़ाने के हवाले से, तो इस तरह से जो है रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो है वो काम करती है। इसी हवाले से कुछ मुफक्करीन के जो है कोड हम डालते हुए चलेंगे जो वाई के अंडर में आ जाता है कि यहाँ तक तो ये हो गया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा होगा, तो ये सारा सोचने के साथ साथ अब आ जाता है कि हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्यों बने।
तो जैसे हमने पहले आपको बताया मैंने कि बहुत सारे तजुर्बात से हम रोजाना गुजरते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और बहुत सारे लेसन को हमें टीच करके जाते हैं। लेकिन अगर उन एक्सपीरियंसेस के अगर हम मीनिंग ना लें तो वो लर्निंग ही नहीं होगी। तो इसलिए बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस तो हासिल करते हैं, लेकिन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की आदत ना होने की वजह से वो एक्सपीरियंसेस से वो लर्न नहीं कर पाते हैं, यानी वो जाया हो जाते हैं एक्सपीरियंसेस। इसी तरह से उसने कहा कि रिफ्लेक्शन इज गेटिंग द मीनिंग फ्रॉम एवरीडे एक्सपीरियंस। ये उसी बात को दूसरे अंदाज में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन जो है क्या करते हैं, हर रोज जो एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं उससे जो है वो लर्निंग का जो है मौका फराहम करता है, जिसको इन्होंने मीनिंग कहा हुआ है। इसी तरह से एक और साहब कहते हैं कि इट्स हेल्प अस टू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर टीचिंग स्टाइल। यानी कि अगर हम रिफ्लेक्ट प्रैक्टिस की आदत डालते हैं, जो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और आइदर ये जो स्ट्रेटेजी या एक्टिविटी है ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो जब हम ये सारा कुछ करते हैं तो हमें तीन चीजों की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है। एक हमारे टीचिंग स्टाइल की, यानी कि हमारा पढ़ाने का कौन सा अंदाज जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरा, हमें बिलीव्स जो हमारे टीचिंग से रिलेटेड है, टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड, वो मॉडिफाई होते हैं, उनकी क्या कहते हैं तजवीज होती है, यानी उसकी आप क्या कहें उसको कि टीचिंग की जो बिलीव्स हैं वो आपकी अपडेट होती चली जाती हैं। वरना आप स्टक होके रह जाएंगे। जैसे कि आप, कुछ लोग कहते हैं कि भाई बस मैंने लेक्चर दे दिया, मैंने समझा दिया, दैट्स इट, अदरवाइज आगे पीछे उसके अलावा कुछ नहीं है, या मैंने इतनी किताबें लिखी हैं और इतने लेक्चर्स दिए हैं, इतने स्टूडेंट तैयार किए हैं, तो अब क्या है जो आप कह रहे हो कि यार टेक्नोलॉजी के थ्रू लोग पढ़ते हैं और हमें टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है, हमने तो ब्लैक बोर्ड और चॉक पे लिखकर जो है वो डॉक्टर इंजीनियर बना दिए। तो अक्सर ये जो बिलीव्स लोगों के सुनने को मिलती है तो वो अपडेट होती चली जाती है और इस तरह से टीचिंग की आपकी आइडेंटिटी बनना शुरू हो जाती है। तो ये हमें हेल्प करते हैं जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है वो टीचिंग के अंदर, एजुकेशन के अंदर। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या होती है और हमें ये क्यों करना चाहिए। तो मैं यहाँ चाहूंगा कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं, तो प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करके दे सकते हैं, या आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जहां आपने किसी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को क्या कहेंगे गौर फिक्र किया, रिफ्लेक्ट किया और कोई आपको उसके मीनिंग लिए कोई ऐसी एग्जाम्पल अगर आप शेयर करना चाहें तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके आप लोग भी इस का हिस्सा बने, क्योंकि आप लोग भी काफी लर्न किस्म के लोग हैं, तो प्लीज कंट्रीब्यूट करें। जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और चैट बॉक्स के अंदर भी कुछ लिख के कर सकते हैं। मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, एक्सपीरियंस नाउअडेज जो है अभी करंट अफेयर जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो आफ्टर कोविड-19 ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है एज अ टीचर कि अगर हम अपनी टीचिंग टर्मिनोलॉजीज को या टीचिंग स्ट्रेटजीज को अगर मॉडर्नाइज ना करें, मींस डिफरेंट टेक्निक्स ना लेकर आए, तो सर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल जूम क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल क्लासमेट क्लासेस हैं, यानी ऑनलाइन क्लासेस को मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट्स को हमें ये चीजें सीखनी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो है वो एक्सपीरियंस में हमें लेकर आना होगा टीचिंग स्टाइल में। ठीक है तहरीन, तो ये लेक्चर स्टाइल रखें। यस सर। जी जी, बोलिए बोलिए। अगर फॉर एग्जांपल सर, अगर हम जैसे बिफोर कोविड-19 हम जो है वो क्लास में एज अ टीचर सेंटर्ड क्लासेस हम लिया करते थे। मींस क्लास लेक्चर दिया और जैसे है हमने पढ़ा दिया और फीडबैक ले लिया। सिंपल जो मेथड होता है टीचिंग स्टाइल का वही होता था। बट आफ्टर कोविड-19 या वैसे भी अगर आप देखें तो ऑनलाइन क्लासेस का या इसका ये हमने जो फेस किया है कि हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो यूज करनी होगी अब अपनी टीचिंग स्टाइल में। हमें डिफरेंट अपडेट मींस आई मीन टू से दैट अपडेट होना मस्ट है। आपको एनी हाउ क्या आपने क्या टॉपिक है, क्या सब्जेक्ट है, आप साइंस पढ़ाते हो, आप इस्लामिक पढ़ा रहे हो, आप जो भी पढ़ा रहे हो अकॉर्डिंग टू करंट रिक्वायरमेंट्स जो है आपको अपडेट होना होगा। जी बिल्कुल, थैंक यू। कोई और साथी बात करना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा समराइज करके कहें कि अगर कोई आपने एक्सपीरियंस किया हो और उस एक्सपीरियंस से लर्निंग की हो, जैसे कि इन्होंने कहा कि कोविड-19 आया
और हमें सडनली रियलाइज हुआ, ऑल्दो कि हम अच्छे चाइल्ड सेंटर टीचर हैं, लेकिन हमें रियलाइज हुआ कि हमें टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करना चाहिए और ये हेल्प करेगी लर्निंग के लिए। जी, आपके पास अगर कोई और कमेंट नहीं कर रहा तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि देखें, हमें कंटिन्यूअस, जैसे तहरीन के बाद से भी हमें लगा, नासिर ने भी शुरू में कहा कि हमें कंटिन्यूअसली अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, अपडेट करते रहना है। और इम्प्रूव और अपडेट के लिए ये जरूरी है ये आपका जानना कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और जो डे टू डे एक्सपीरियंसेस हैं उससे जरूर लर्न करना चाहिए। सर जोएब हैदर साहब ने भी माइक अनम्यूट किया है। जोएब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, लर्निंग के हवाले से हमारे पास तो बहुत ही ये जो है क्या कहते हैं इसको, बेनिफिट्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे पास है इंटरनेट, जो आजकल हर किसी के पास है। तो मैं जो इसमें ये कहना चाहूंगा कि अगर चलो ठीक है, हम तो हैं सिटी वाले स्टूडेंट, सिटी के कैंडिडेट्स, तो हमारे पास इंटरनेट वगैरह अवेलेबल है, ठीक है। अगर जहाँ पर गांव साइड में, रूरल एरियाज यानी गांव साइड्स में, वहां पर जो है बहुत ही कम जो है इनको इंटरनेट की सहूलत फराम होती है, यानी कि ना होने के बराबर। तो फिर उसी हिसाब में जो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो तो गांव साइड पर तो नहीं चल सकती। तो उसी हवाले से मैं ये कहूँगा कि वहाँ आपके हिसाब से, और आप भी हमारे साथ जो है थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करें गवर्नमेंट को लेने के लिए, कि वहां पर भी जो है इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि वो बच्चे जो है वो भी इसको क्लियर कर सकें। क्योंकि अगर एक एक मिनट, क्यों जी जी, अगर क्लास में आते हैं 30 से 35 बच्चे, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस में जो होते हैं वो कम से कम 2 से 3 बच्चे होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि लर्निंग के हवाले से, लर्निंग तो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है लफ्ज छोटा लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पर अगर हमारी पूरी जिंदगी बोलने पर चली जाए तो वो बहुत कम ही है लर्निंग के हवाले से, क्योंकि इंसान आता है इस दुनिया में जो है वो लर्निंग करने के लिए है, चाहे कुछ ही किसी भी हवाले से हो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। क्या कहते हैं हैदर भाई, एक्चुअली मैं तहरीन जो है, हम किसी मेथड की यहाँ पर एडवोकेसी नहीं कर रहे, बल्कि एक प्रोसेस की एडवोकेसी कर रहे हैं। और आपसे पहली स्लाइड मिस हुई, यकीनन यूट्यूब पे जरूर देख लीजिएगा। जिन नासिर मैं आपको मौका देता हूँ कि जरूर देख लीजिएगा। एक्चुअली हमने शुरू यहीं से किया है कि क्या एक ही तरीका जो है वो हर क्लासरूम के लिए हर साल इफेक्टिव होता है? तो उसका जवाब आपने दिया कि बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि शहर में अगर इंटरनेट है तो आप इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे, और अगर देहात में इंटरनेट नहीं है तो ये जो रिएक्टिव प्रोसेसेस हैं ये आपको हेल्प करते हैं कि आप एक मैथोलॉजी जो है अडॉप्ट कर लें। जी नासिर, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन। असल में मेरे ख्याल में जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि हम जब ये रिफ्लेक्शन देखें, हमारे सामने जो कोटेशन है, रिफ्लेक्शन इज अबाउट गेटिंग द मीनिंग फ्रॉम एवरीडे एक्सपीरियंसेस। तो जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू आवर क्रिटिकल थिंकिंग। जब तक क्रिटिकल थिंकिंग वाला वो प्रोसेस हमारे अंदर डेवलप नहीं होगा, वो एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा, तब तक शायद रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। रिफ्लेक्शन इज, जहाँ तक मेरी अपनी राय का ताल्लुक, जो मेरे मुताले का ताल्लुक है, तो वो रिफ्लेक्शन सिर्फ कोई इवेंट्स की समरी तो नहीं है। इट इज समथिंग वेरी वेरी बियॉन्ड देन समराइजिंग द इवेंट्स। जब ये सवाल हम करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और फिर क्यों हुआ, और उसके जो जवाबात हमें मिलते हैं अपने क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को अप्लाई करते हुए, तो बेसिकली वो चीज हमारी रिफ्लेक्शन का हिस्सा भी होना चाहिए और उसी पर हमारी रिफ्लेक्शन बेस करती है। और जब हम इस किस्म के एटीट्यूड या एप्टीट्यूड डेवलप कर लेते हैं तो फिर शायद हमारी कोई भी प्रैक्टिस, देखें बेसिकली मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है।
और एक सोक्रेटिक एक कोई प्रोवर्ब टाइप है कि शायद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के बगैर कोई लाइफ वर्थ लिविंग है ही नहीं। मीन्स कि इट्स अ काइंड ऑफ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जो हम डेली की बुनियाद पे रात को सोने से पहले करते भी हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज कर लें तो वो हमारी जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस हैं उसका एक जर्नल डेवलप होगा, जिसमें हम जो कुछ नया सीख रहे हैं और जो जिस तरीके से सीख रहे हैं। लेकिन सिर्फ मेरे ख्याल में जो जो कुछ सीख रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कि शायद वो कम इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से सीख रहे हैं, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमें इस तरफ सोचने पे मजबूर किया है। तो मेरा ख्याल है कि शायद हमारी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस में उन चीजों की ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जी बिल्कुल बिल्कुल नासिर हम इसको डिटेल में करेंगे। और अभी हमने सिर्फ शुरू किया है कि उसकी डेफिनेशन पे गया, वो प्रोसेसेस जो है साइंटिफिक प्रोसेस है इसका, उसको भी हम अनपैक करेंगे। लेकिन हुमेरा आप कुछ कहना चाह रही हैं, तो कैन यू प्लीज हुमेरा आप अपना माइक अनम्यूट करके जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, और ये हुमेरा का आखिरी कमेंट होगा, तो फिर उसके बाद हम अगले सेक्शन पे चलेंगे। जी हुमेरा। जी हुमेरा कमर, आप कुछ कहना चाह रही हैं? ओके, हुमेरा अभी शायद ऑनलाइन नहीं है या सुन नहीं पा रही हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं भी जो क्वेश्चन आंसर सेशन हो तो उसमें हुमेरा कंट्रीब्यूट कर सकें। अच्छा, यहाँ तक अभी हमने आपके कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस के साथ देखा कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को के रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या है और हमें क्यों करना चाहिए, और उसमें काफी अच्छी गुफ्तगू की सैयद नासिर ने, तहरीन ने, और अनफॉर्चुनेटली हम हुमेरा को मिस कर गए। और साथ साथ जो है कुछ चैट बॉक्स के अंदर भी कुछ कमेंट्स आए थे कि इम्प्लीमेंट करने में हमें, न्यू स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने में हमें सहूलत मिलेगी। अच्छा, अगर हम देखें तो रिफ्लेक्शंस जो है वो 3 स्टेजेस पे करते हैं, या 3 टाइप्स पे, या 3 मौके पे करते हैं अक्सर टीचर। जो पहला है, या ऊपर नीचे हो सकते हैं कि रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन और रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन। और ये 3 लेवल्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, 3 टाइप्स हैं। मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, लेकिन ये डिफरेंट जो टीचर्स की जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, ये उसमें बेनिफिट होती हैं। तो हम इनको एक एक करके देखते हैं। जो पहला रिफ्लेक्शन इन एक्शन है, वो रिलेट करता है कि आप अक्सर, आपने देखा होगा कि जब आप टीच कर रहे होते हैं, जब आप एक्शन में होते हैं, तो ये अक्सर कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, और ये मैं आपकी वजाहत कर दूं कि ये रोजाना नहीं होते, ये अक्सर होते हैं, या कभी कभार ऐसे एक्शन होते हैं जहां पर आपको फौरन कोई फैसला करना पड़ता है या फौरन कोई एक्शन लेना पड़ता है, और उस सिचुएशन को आप हैंडल करते हैं। तो वो ऐसे रिफ्लेक्शंस को आप जो है रिफ्लेक्शन इन एक्शन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभार ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है, रेन होना शुरू हो जाती है, या किसी स्टूडेंट्स के साथ जो है, या कुछ स्टूडेंट्स के साथ कुछ मसला हो जाता है, उनको समझने में मुश्किल होती है, तो आप फौरन एक फैसला करते हैं, क्लास को रोकते हैं। या बहुत दफा ऐसा होता है कि आप कोई टॉपिक पढ़ाना शुरू करते हैं और आपको फौरन एहसास हो जाता है कि ये टॉपिक जो है इनके पिछले एक्सपीरियंसेस के साथ मैच नहीं कर रहा। तो आप बजाय इसके के, क्योंकि आपने लेसन प्लान किया हुआ है और आपने वही पढ़ाना है, और उसके साथ जुड़ने के बजाय आप वहीं पे अपने लेसन को रोक देते हैं और पिछले लेसन को रिवाइज करना शुरू कर देते हैं, या पिछले पढ़ाए हुए असबाब को रिवाइज करना शुरू कर देते हैं कि जो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए निहायत ही जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप, मैं मैथ से एक मिसाल ले लेता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन जो है वो पढ़ा रहे हैं और डबल मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहे हैं, और आपको फौरन एहसास हुआ कि इनको ऐड करना ही नहीं आ रहा, तो आप बजाय इसके कि आपका लेसन जो है वो डबल मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कंटिन्यू रहे, आप वहां रुक कर दोबारा से एडिशन के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं और उनको रिवीजन करवा सकते हैं, बजाय इसके कि वो कंटिन्यू कर। तो कुछ मौके कभी कभी ऐसे आते हैं, या कोई और एक्सीडेंट हो जाता है, कोई स्टूडेंट शोर करने लग जाते हैं, या कोई स्टूडेंट आपके ऊपर फौरन नाराज हो जाता है, एंग्री हो जाता है, तो उस सिचुएशन पे आप कुछ एक्शन लेते हैं ऑन स्पॉट। तो ऐसे इस तरह के रिफ्लेक्शंस को जो है हम रिफ्लेक्शन इन एक्शन कहते हैं। फिर इसी तरह से बात दफा ये होता है कि ये ज्यादा ऑर्गेनाइज है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। ये जो रिफ्लेक्शन है ये एक्शन के बाद लिया जाता है, यानी जब आपने अपना लेसन पढ़ा लिया है और उस लेसन को पढ़ाने के बाद जो है
वो आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज को, इवेंट्स को, कि इस लेसन में मैंने क्या पढ़ाया, किस तरह से पढ़ाया, उसमें कितनी सक्सेसेस हासिल की, कौन सी सरगर्मियां कामयाब हुई, कौन सी सरगर्मियां हैं जिनको इम्प्रूव करने की जरूरत है, कौन सी सरगर्मियों के अंदर कुछ हिस्सा तो बहुत अच्छा हुआ, कुछ हिस्सों में स्टूडेंट ने स्ट्रगल किया, या मैंने पढ़ाने में स्ट्रगल किया, या मेरे वजाहत में प्रॉब्लम हुई, या आधे लेसन में तो मैं बहुत सही था, आखिर में शायद बहुत खराब हो गया। तो इस तरह के जो सारे इवेंट्स हैं उनको जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, यानी आपने जो कुछ भी एक्शन ले लिया है उसके ऊपर आप जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। और फिर एक आ जाता है रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन। ये बेसिकली प्लानिंग फेज का होता है कि यानी जब आप किसी लेसन को प्लान कर रहे होते हैं या रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन के अगेन में आप कुछ एक्शन प्लान करते हैं तो वो रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि कहा ही जाता है कि जब आप लेसन प्लान कर रहे होते हैं या एक्टिविटीज या स्ट्रेटेजी या कोई कंटेंट चुन रहे होते हैं तो उसके ऊपर जो आप गौर व फिक्र करते हैं, उसके ऊपर जो आप रिफ्लेक्शन करते हैं कि ये एक्टिविटी आइदर मेरे स्टूडेंट्स के एज अप्रोप्रिएट होगी या नहीं होगी, ये एक्टिविटी मैं किस तरह से कराऊंगा और इन बच्चों के लेवल के हिसाब से है या नहीं है। पिछली दफा मैंने करवाई थी तो इस तरह से इसमें इम्प्रूवमेंट की सजेशन आए थे। तो ये जो सारे फ्यूचर एक्शंस के बारे में जो आप अपने आप से सवाल करते हैं और उन सवालों के ऊपर गौर फिक्र करते हैं और फिर उसके बाद आप अपना लेसन प्लान करके जो है वो चले जाते हैं क्लासरूम के अंदर, तो वो पार्ट बन जाता है रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन का। इसके बाद इस टाइप के बाद हम आगे बढ़ते हैं और प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर जाते हैं कि जैसे कि सैयद नासिर ने कहा कि इसको हमें बड़ा साइंटिफिकली जो है अगर हम गौर फिक्र करें तो हम इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये कुछ एक साइंटिफिक मॉडल है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, ये मैं आपको वजाहत कर दूं कि इसके ऊपर काफी लोगों ने काम किया है, काफी लोगों से मुराद काफी सारे स्कॉलर्स ने इसके ऊपर काम किया है और उन्होंने अपने अपने मॉडल पेश किए हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ वो मॉडल पेश करूंगा जो कि मैं समझता हूँ कि जिसको आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सके और इसको आसानी से हम इस्तेमाल कर सकें। बाकी जो मॉडल है वो जरूर यकीनन आप जरूर ट्राई कीजिएगा और जैसे कि साथियों ने कहा कि गूगल पे चीजें अवेलेबल हैं। अच्छा, ये पहला जो है इसके अंदर आ जाता है जो प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये गैरी रॉलिफ ने इसको 2001 में पेश किया था। यानी जो रिफ्लेक्शन जो है वो व्हाट से शुरू होते हैं और व्हाट में जो है सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ था, और फिर उसके डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसके फैक्ट लिखते हैं, यानी उसके सारे डिटेल पॉइंट जो है एक एक पॉइंट लिखते हैं और कोई फैक्ट्स अगर है, कोई फिगर है तो वो भी उसका हिस्सा बन जाता है। तो व्हाट के अंदर आप सोचते हैं कि क्या हुआ था, उसको डिस्क्राइब करते हैं, यानी उसकी समरी के तौर पर उसको लिखना शुरू कर देते हैं कि जैसे मैं इस वक्त ये सोच रहा था और ऐसा हुआ और उसने ये किया और ऐसा किया, वो बच्चा बाहर देख रहा था और मैं क्लास में पढ़ा रही थी और मैंने उसके ऊपर शाउट किया या मैंने उसको आवाज दी तो वो उसने सुना नहीं। ये सारा जो एक फैक्ट आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है सो व्हाट, यानी अगर ये सारा कुछ हुआ तो क्या इससे मीनिंग ली जा सकती है। तो वो फिर आपको व्हाट डिड द एक्सपीरियंस जो है मीन के, इस एक्सपीरियंस से आप क्या मतलब ले सकते हैं, उससे क्या इंटरप्रिटेशन आपको आ सकती है, आप उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे, किस तरह की फीलिंग थी, और व्हाट वाज लर्न, और इस एक्सपीरियंस से क्या लर्न किया जा सकता है, यानी क्या हुआ सो उससे, उसके बाद व्हाट से सो व्हाट, यानी ये सारे वर्ड्स के ग्रुप होते हैं। अच्छा, अब मैंने ये सीख लिया तो इसका फायदा क्या होगा, तो अब मैं क्या करूंगी। तो ये जो तीसरा फेज इसका आ जाता है कि what are the next steps applying for यानी एप्लीकेशन ऑफ द लेसन लर्न और प्लानिंग फॉर फ्यूचर एक्शन। तो ये इस तरह से जो व्हाट, सो व्हाट एंड नाउ व्हाट के गिर्द जो है ये साइकिल घूमता है कि आप सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या हुआ, उसको डिस्क्राइब करना, उस एक्सपीरियंस से आपने क्या क्या कहते हैं मीनिंग ले सकते हैं, क्या इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। अब ब्रेक से पहले हम जो है रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को देख रहे थे, जिसके अंदर मैंने जिसका इंतखाब किया गैरी रॉल्फ का, कि इन्होंने बहुत सिंपल सा अपना प्रोसेस बयान किया है जिसके अंदर व्हाट है, सो व्हाट है और उसके बाद जो है नाउ व्हाट, कि क्या हुआ और उससे मैं क्या मतलब ले सकता हूँ और उस जो मतलब है या उस लर्निंग को मैं किस तरह से और कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी मेरे नेक्स्ट एक्शंस के अंदर वो किस तरह से इंटीग्रेट हो सकता है। तो बेसिकली ये रॉल्फ कहते हैं कि ये 3 व्हाट के अंदर हमने जाना है, व्हाट, सो व्हाट एंड नाउ व्हाट,
यानी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, उसको आपने डिस्क्राइब किया, आप उस एक्सपीरियंस से क्या मतलब लिए, क्या मीनिंग लिए, आपकी वो लर्निंग क्या हुई, और उस लर्निंग को आप कहाँ और कैसे इस्तेमाल करेंगे या फ्यूचर के एक्शन में किस तरह से उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक सिंपल सा जो बन जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो मेरा अगला सवाल आपसे होता है कि हु इज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, यानी ऐसा शख्स वो कौन है जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनेगा। यानी जो लोग रिफ्लेक्शन को प्रैक्टिस करते हैं उनको हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स कहते हैं। और हमारी ख्वाहिश होगी कि आप जो है आज से अगर ऑलरेडी हैं तो अपने आप को मजीद पुख्ता कर लें कि हाँ मैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हूँ और रहूंगा, और अगर नहीं है तो आज से आप जरूर अहद करें कि मैं जो है वो रिफ्लेक्टिव बनूंगा और इस आदत को अपने साथ लेकर चलूंगा। विंडो कहाँ पे? ओके, तो अगर हम इसको देखते हैं रिफ्लेक्शन कौन होते हैं, तो वो लोग होते हैं जो टाइम लेते हैं और पीछे की तरफ देखते हैं, यानी माजी की तरफ देखते हैं और उससे मीनिंग लेते हैं कि व्हाट डन एंड व्हाई, कि क्या हुआ और क्यों हुआ ऐसा। मेरा आपने अपना माइक अनम्यूट किया हुआ है, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? पहले भी आपने माइक खोला था, आपको मौका नहीं मिल सका था। मेरा कमाल, ओके, आई थिंक यस सर। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आपका माइक खुला हुआ था। ओके, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, तो जब मैं क्वेश्चन आंसर्स में आपको जरूर मौका दूंगा। द रिफ्लेक्टिव पर्सन में समवन हु टेक्स टाइम, यानी वो लोग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो कुछ ठहरते हैं कुछ वक्त और सोचते हैं कि क्या हुआ और क्यों हुआ। और ये वो लोग भी होते हैं जो कि वो लोग भी होते हैं जो कि नहीं डरते हैं चैलेंज लेने से अपने एजम्पशंस को, खुद के भी दूसरों के भी। और ये बहुत ही ज्यादा हायर ऑर्डर थिंकिंग है जिसके अंदर आप अपने एजम्पशंस को, अपने बिलीव्स को, अपने नजरियात को जो है वो चैलेंज करते रहते हैं। अगर हम सतही लेवल के रिफ्लेक्शन देखें तो वो ऊपर वाला है, जिसमें आप अपनी एक्टिविटीज, अपने एक्शन के दौरान रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर रुकते हैं, सोचते हैं कि क्या हुआ या उन्होंने क्या किया और क्यों किया। और कुछ लोग होते हैं जो इससे थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं या बहुत ऊपर चले जाते हैं और वो अपने बिलीव्स और एजम्पशंस को जो है वो चैलेंज करने लग जाते हैं। तो ये बेसिकली अगर हम कहें कि जनाब ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स हैं तो उनके अंदर ये एट्रीब्यूट आपको नजर आएंगे जो अक्सर अपने एक्शंस पे सवाल करते हुए नजर आते हैं और उसका बरमला इजहार करते हैं। अच्छा, अगर आपको रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर की आदत डालनी है एज ए टीचर तो आपको ये सारे स्टेप्स करने चाहिए। यानी सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्टिव शेयर करने चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, आपका फोकस क्या है। उसके साथ साथ आप आइडेंटिफाई करें कि जो आपने फोकस चुना है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये फोकस चुनते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि आप जो है अच्छे सवाल पूछने वाले टीचर बनेंगे, यानी क्लास में क्वेश्चंस करने वाले टीचर बनेंगे, तो अब आप देखते हैं कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं, इस वक्त आप किस तरह के, किस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, और आइदर क्वेश्चन भी या नहीं पूछते, या आपके क्वेश्चन बच्चों को समझ में आते भी हैं या नहीं आते। तो आप अपना जो है सबसे पहले आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया, साथ साथ जो है आपने आइडेंटिफाई किया कि जो उसका जो लेवल क्या है जो आपने ऑब्जेक्टिव किया, नहीं उस वक्त आप कहाँ पर खड़े हैं। फिर आप प्लान करते हैं उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए क्या आप वो ऑब्जेक्टिव तक जो है वो किस तरह से पहुंच सकते हैं। जैसे अगर आप ये कहते हैं कि मैं सवाल पूछने वाला, अच्छे सवाल पूछने वाला टीचर बनूंगा, अच्छी इंटरेक्टिव क्लास जो है वो मैं कंडक्ट किया करूंगा, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव फिर उस लिहाज से प्लान करते हैं कि वो कब तक कैसे अचीव होगा, कि उसकी क्या कहते हैं टाइमलाइन क्या होगी। और फिर उसके बाद जो है आप वो ढूंढते हैं, सपोर्ट तलाश करते हैं कि वो कौन लोग हैं जो इसको सीखने में मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे प्रोवाइड करेंगे, फीडबैक देंगे, मुझे सपोर्ट देंगे, मुझे गाइड करेंगे और मेरे साथ मिलकर काम करके मेरी इस स्किल को जो है वो इम्प्रूव करेंगे। और फिर साथ साथ आपने मॉनिटरिंग और रिव्यू का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो अच्छे सवाल पूछने की जो आपकी हैबिट्स हैं
ये स्किल्स हैं ये एक दिन में डेवलप नहीं होंगी, बल्कि ओवर द टाइम डेवलप होंगी। यानी एक ऑब्जेक्टिव बड़ा है आपका कि आप सवाल पूछना सीखना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ फिर उसके छोटे छोटे 4-5 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आप अचीव करते हुए वहां तक पहुंचेंगे, जिसके अंदर आपको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और रिव्यू की जरूरत होगी। और इसमें भी जो ऊपर वाला सीनियर स्टाफ है या आपका कुलीग है वो आपकी मदद करेगा। और फिर क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन योर लर्निंग, और कंटिन्यूअसली आपको क्रिटिकली उस अपनी लर्निंग को जो है वो रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, और तब जाकर जो है आप एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनेंगे। और आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं टीचिंग एंड लर्निंग के हवाले से, क्योंकि आज हम सब टीचर हैं तो वो फोकस हमारा वो हो जाता है, तो उसको जो है आप कंटिन्यूअसली लेके चलेंगे तो फिर एक आपका रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनने का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ये फिर एक साइकिलिंग एक के बाद एक करके वो बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं, जैसे कि ये आपने अचीव करना है, आपने एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनना है, और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनते हुए आप जो है अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो आपको कुछ स्ट्रेटजीज की जरूरत पड़ेगी। ये स्ट्रेटजीज मैंने 3 हिस्सों में बांटी हुई हैं। सबसे पहला हिस्सा जैसे है कि मालूमात का जो है मालूमात इकट्ठा करना, यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपको जो है वो 4 जो है वो चीजें जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ करना पड़ेगी। कि पहले जो है आपको एक जर्नल लिखना पड़ेगा, जिसको मैंने, क्योंकि वो टीचर्स लिखेंगे तो इसलिए मैंने उसका नाम टीचर्स जर्नल लिखा है। पेयर ऑब्जर्वेशन, यानी आपका कुलीग, आपका दोस्त, आपका साथी जो है वो आपके साथ ऑब्जर्वेशन में आएगा। फिर क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी एक्सेस हो गई है, पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे तो लेसन को रिकॉर्ड करना ऑडियो और वीडियो में काफी मुश्किल हो जाता था, लेकिन आज आप लोग एक अच्छे जमाने में जीते हैं जहाँ एक अच्छे मोबाइल कैमरास आपके पास हैं, तो आप रिकॉर्डिंग बड़ी आसानी से उसकी कर सकते हैं, तो आप अपने लेसन्स को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप बहुत सारे एक्शन ले रहे होते हैं तो आपको नहीं समझ आ रहा होता। इसी तरह से स्टूडेंट फीडबैक है, तो हम बारी बारी देखते हैं कि ये है क्या क्या चीजें। तो देखिए, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स जो है वो बेसिकली जो है आफ्टर ईच लेसन के बाद लिखा जाता है, जिसमें टीचर जो है वो लिखता है कि क्या हुआ है और अपने रिएक्शंस और अपनी फीलिंग को जो है उस इवेंट पे डिस्क्राइब करता है, और ऑब्जर्वेशंस के ऊपर जो अपने ऑब्जर्वेशंस उसके होते हैं उस पर क्वेश्चन पोज करता है। यानी जो कुछ ऊपर 2 स्टेप में लिखा गया है, यानी इन 2 स्टेप में उसके ऊपर जो है वो सवाल जो है वो पोज किया जाता है। और रिफ्लेक्टिव जर्नल के लिए अगर आप गाइडेड क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो वो आपको इंटरनेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप जो जिसमें आपको सहूलत लगे, जो आपको आसान लगे, और जो इन 3 चीजों को वजाहत कर रहा हो, जिसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन की आपकी वजाहत कर रहा हो, आपका रिएक्शन, और आपके उन रिएक्शन और ऑब्जर्वेशन पर आपने क्वेश्चन जो है वो पोज किए हुए हों, तो ये एक कंप्लीट जर्नल जो है उस दिन का आपका बन जाता है। इस तरह के डे टू डे जर्नल्स को फिर आप एनालिसिस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव जर्नल के बाद आ जाता है आपका पेयर ऑब्जर्वेशन। तो आइए हम पेयर ऑब्जर्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। पेयर ऑब्जर्वेशन में क्या है कि आप जो है क्योंकि आप जब पढ़ा रहे होते हैं विद इन एक्शन जो है वो आप बहुत सारी चीजें नोट नहीं कर सकते, आप उसको मतलब आप खुद को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आप ज्यादा से ज्यादा आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप आपकी फीलिंग को आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो जो लेसन है वो नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको एक कुलीग की जरूरत पड़ती है, एक साथी की जरूरत पड़ती है, जो आपके लिए ऑब्जर्वेशंस को जो है वो रिकॉर्ड कर रहा होता है, नोट कर रहा होता है। ये चेकलिस्ट की सूरत में भी नोट्स हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव नोट भी हो सकते हैं। वो आपको बता रहा होता है कि आपने कितना टाइम खुद बोला है, कितना टाइम स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया है। तो बार दफा होता है ना कि आप ही बोले चले जा रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, और ये सारा कुछ आप कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को जो है उसका मौका नहीं मिल रहा। तो इसलिए आपको एक पेयर ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो आपको आपकी क्लास की जो है ना वो पूरी तस्वीर जो है वो आपके सामने लाकर रख देता है। तो ये एक दूसरी स्ट्रेटजी है आपको मालूमात इकट्ठा करने की। फिर एक तीसरी स्ट्रेटजी हो जाती है जहां पर आपको आपका पेयर भी नहीं मिलता, तो आप क्या करते हैं उस लेसन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी कहीं पे कैमरा लगाकर आप अपनी क्लास को टीच कर रहे होते हैं, या किसी वॉलंटियर की भी आप मदद ले सकते हैं, जो अगर एक एंगल पे नहीं फिट हो रहा तो मुख्तलिफ जगहों पर अगर आपको उसकी जरूरत है तो आप वो फिट कर सकते हैं। और वीडियो रिकॉर्डिंग आपको हेल्प करती है क्लास को रिव्यू करने के लिए, बाद में ये जानने के लिए कि आपने जो चीजें आपसे छूट गई हैं, आप नोटिस नहीं कर सके, उनको देखने के लिए। और ये एक तरह से आपका सारा जो है ना वो आईने की तरह आपके
सामने आ जाता है कि किस सिचुएशन पे आपने क्या एक्शंस लिए, क्या कहते हैं उसके नतीजे निकले। या अगर आप चेकलिस्ट फिल करना चाहें तो आप अपने लेसन को दोबारा चलाकर एक चेकलिस्ट भी फिल कर सकते हैं कि आपने कितने दफा ग्रुप वर्क करवाया, कितनी दफा स्टूडेंट्स को बोलने का मौका दिया, कितनी मरतबा आपने सवाल किया, कितनी देर आप बोले, कितनी देर स्टूडेंट्स बोले, आपके सवाल कितने क्लियर थे, आपने कितनी दफा अपने सवालों को रिपीट किया। तो ये सारे आंसर्स जो हैं वो आपको जो है वीडियो रिकॉर्डिंग से भी मिल सकते हैं, आपके पेयर से भी मिल सकते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है, जो इसका बेनिफिशियरी है, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, वो आपका स्टूडेंट आ जाता है कि स्टूडेंट ओपिनियन एंड परसेप्शन कैन गिव डिफरेंट एंड वेरिएबल प्रोस्पेक्टिव, यानी और ये बड़ा मुख्तलिफ किस्म का प्रोस्पेक्टिव दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप जैसे कुलीग्स का मैंने कहा कि आपका कुलीग आपको फीडबैक देता है, आपके लिए ऑब्जर्वेशन का काम करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ बायसेस जरूर आ जाते हैं क्योंकि वो टीचर है और वो टीचर की तरह सोचते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट्स की ही तरह सोचेंगे और वो जो फीडबैक देंगे वो आपको स्टूडेंट्स की तरह देंगे। तो इसलिए आपको न सिर्फ इंफॉर्मेशन के दौरान, कलेक्शन के दौरान टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, साथ साथ अगर आप स्टूडेंट्स का फीडबैक लेते हैं तो आपको स्टूडेंट्स का फीडबैक पॉइंट ऑफ व्यू भी मिलता है, स्टूडेंट्स के देखने का तरीका भी मिलता है। और हम आपके यहाँ पे शुक्रगुजार भी रहेंगे कि आप लोग भी बड़ी बाकायदगी से फीडबैक हमें देते हैं, कुछ नंबर्स की सूरत में देते हैं और कुछ जो है डिस्क्रिप्शन सूरत में देते हैं, जिसको हम बड़े गौर से पढ़ते हैं और वो हमें काफी हेल्पफुल करते हैं। इसमें आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट से कि व्हाट दे थिंक अबाउट द लेसन, और सिंपल क्वेश्चन राइज के जरिए भी पूछ सकते हैं जो कि उनकी डायरीज के अंदर वो लिख सकते हैं। जैसे बात दफा स्टूडेंट से होता है ना कि आज आपने क्या लर्न किया, आपको आज की लर्निंग में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या कौन से ऐसे 2 पॉइंट्स है जो आपकी समझ में नहीं आए, आप उसकी वजाहत कर सकते हैं। तो इस तरह के जो फीडबैक है ना वो आपको बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं। बहुत मजा आता है जब स्टूडेंट्स लिख रहे होते हैं कि हमें आपके लेसन में ये चीज समझ नहीं आई और मुझे लगता है इस वजह से समझ में नहीं आई, कि अगर आप ग्रुप वर्क करवा लेते या अगर आप पिक्चर्स के दौरान में बताते तो शायद मैं समझ जाता, या आप हमें खुद हैंड्स ऑन करने का मौका देते तो हमें इसके सहूलत होती। तो इस तरह से जो रिफ्लेक्शंस आपके पास आएंगे स्टूडेंट्स की तरफ से, तो वो भी आपको आपकी टीचिंग में इम्प्रूव करने के लिए, आपकी टीचिंग के ऊपर रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको यकीनन हेल्पफुल भी होंगे और एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव देंगे रादर देन टीचर्स के साथ आप सिर्फ अब बात करते रहे। अच्छा, इंफॉर्मेशन जब आपने इन चारों जरियों से कलेक्ट कर ली रिफ्लेक्शन के लिए, तो अब आपके पास उसको एनालाइज करने का आएगा। तो एनालाइज करने के लिए 4 स्टडीज जो अक्सर सजेस्ट कर रहा है लिटरेचर, कि थिंक करें, टॉक करें, रीड करें एंड आस्क करें। तो आइए हम सबको एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला जैसे थिंकिंग है, नोटिस द पैटर्न, यानी कि आप अगर सोचें कि जब आपका सारा डेटा आ गया तो आप उसके अंदर पैटर्न तलाश करें कि क्या पैटर्न जो है वो चीजें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, जो बार बार नजर आ रही है होती हुई। जैसे अगर हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की कि आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत लंबा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या बार दफा आदत होती है कि आप एक साथ 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस तरह के जो पैटर्न अगर आ रहे हैं तो फिर आप इम्प्रूव करेंगे, आप अवॉइड करेंगे। तो उन पैटर्न को नोटिस करें और फिर उसके बाद नॉलेज दैट यू हैव प्रीवियसली अनअवेयर विद, यानी आपको कुछ और ऐसी चीजें नोटिस करें जो आपके उसके अंदर नहीं थी। जी शरीफ साहब, ये जरूर हम इसकी पीपीटी आपको ईमेल करेंगे। नोटिस करें कि प्रीवियसली आप उससे अवेयर नहीं थे, तो ये आपको हेल्प करेगा। आइडियाज फॉर चेंज टू इम्प्लीमेंट इन द लेसन, और फिर आप वो सोचें कि ठीक है कि ये मेरे पास आया है तो मैं अगले लेसन में नए कौन कौन से आइडियाज होंगे जिनको जो है मैं अप्लाई करूंगा तो सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। जैसे बात दफा है ना कि मैंने जैसे एग्जाम्पल ली, क्वेश्चन बहुत लंबा पूछ लेते हैं। बाद लोगों की आदत होती है कि वो एक सिंपल क्वेश्चन को वजाहत करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे और फिर आधा जवाब खुद भी दे देते हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा हो रहा है कि सवाल पूछने के बाद जो है आप इंतजार नहीं कर रहे और फौरन उसका जवाब दे रहे हैं, और नहीं दे रहे तो आप खुद दे देते हैं, या स्टूडेंट्स ने अभी जवाब देना ही शुरू किया है और आपने उसके मुंह में अपनी बात डालकर जो है उसका जवाब मुकम्मल करवा दिया। तो ये सारे जो पैटर्न्स हैं वो आपको नजर आएंगे और फिर उन पैटर्न्स से आप अगले लेसन की प्लानिंग करते हैं कि अगले लेसन में मैं क्या तब्दीलियां लेकर आऊंगा। जब आप ये सोच लेते हैं तो फिर एक्शन में जाने से पहले आप डिस्कस करें, जिसको मैंने टॉक का नाम दिया, कि डिस्कस करें अपने किसी सीनियर कोलीग के साथ, अपने किसी दोस्त के साथ जो आपकी फाइंडिंग है, यानी कि आपने जो भी फाइंड आउट किया है उसको जरूर जो है वो आप क्या कहते हैं फाइंड आउट करें, अपने साथी के साथ शेयर करें
और उसके साथ साथ जो है फिर उससे फायदा ये होगा कि आपको कुछ नए आइडियाज मिल जाएंगे। हो सकता है कि जो आपने एक्शन बनाया, जैसे मैंने यहाँ पे कहा आपसे कि आइडियाज फॉर चेंज टू इम्प्लीमेंट, तो इस आइडियाज के ऊपर जो है आपको डिफरेंट, अगर आपका आइडिया क्लियर नहीं है तो वो आपको मिल जाएगा, और वो आपको हेल्प करेगा। जी, मैंने एक सवाल किसी ने मुझसे पूछा है तो मैं उसका जवाब देता चलूं। जी, मैंने प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाया है 94 से 2005 तक, उसके बाद मैं टीचर एजुकेशन में आया हूँ। तो आपको एक नया नजरिया मिल जाएगा उसको देखने के लिए। अच्छा, इसके बाद जो है वो थर्ड स्टेज जो इसका आ जाता है रीड का, जिसके अंदर आप रीड करते हैं, रीड टू फाइंड आउट मोर अबाउट आइडेंटिफाई एरिया। यानी अगर आपने कुछ एरिया आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ वीकनेसेस अपनी आइडेंटिफाई किए हैं जिसको इंप्रूव करना है, तो आप डिस्कशंस के थ्रू कुछ आइडियाज ले सकते हैं। फिर साथ साथ आप रीड कर सकते हैं, वेबसाइट्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, इनके तहत उस आइडिया के ऊपर आप काम कर सकते हैं। जैसे अभी किसी ने कहा कि हमें टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना पड़ गया, तो अब अगर आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए आपको वेब पेजेस देखना पड़ेंगे, अच्छे लेसन प्लान ढूंढना पड़ेंगे, अच्छी वेबसाइट ढूंढना पड़ेंगी, या आपको अच्छे कोर्सेज की तलाश करना पड़ेगी, तो वो सारा कुछ आपका उसके अंदर आ जाता है। और अगर कुछ फिर भी रह जाता है तो बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं, जो डिस्कशन फोरम है, जहां पर आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन है, मैं इसके बारे में जवाब तलाश करना चाहती हूँ। जैसे अगर आप कहें कि मैं बच्चों को ग्रुप वर्क देती हूँ, तो बच्चे जो है ग्रुप वर्क में काम करने के बजाय एक आध बच्चा काम कर रहा होता है, बाकी सब जो है मुख्तलिफ गुफ्तगू में लगे रहते हैं। मैं उनको समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। तो आप ये प्रॉब्लम जो है वो सोशल मीडिया पे जो मुख्तलिफ टीचिंग एंड लर्निंग फोरम्स हैं, ग्रुप्स हैं, वहां डाल सकते हैं। तो लोग मुख्तलिफ तरह के आइडियाज आपको दे सकते हैं कि आप उसके अंदर मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिल सकते हैं। इसी तरह से आपको शॉर्ट कोर्सेज के बारे में अपने साथियों से पता कर सकते हैं, तो वहां आपको मिल सकते हैं। अच्छा, किसी ने चैट बॉक्स में एक सवाल पूछा है, सर ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑल दीज स्टडीज कैन वी डू ड्यूरिंग टीचिंग एट प्राइवेट स्कूल। इसका जवाब मैं होल्ड कर रहा हूं और इसका जवाब मैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपको जरूर दे दूंगा। अब अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, यानी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एक साइक्लिक प्रोसेस है, जो एक एक्शन लेते हैं, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन करते हैं, फिर एक्शन लेते हैं और फिर रिफ्लेक्शन करते हैं। ये चलता चला जाता है। वी स्टार्ट द इम्प्लीमेंट चेंज, देन द रिफ्लेक्टिव एंड एवेल्युएटिव साइकिल स्टार्ट अगेन, और ये रिफ्लेक्टिव और एवेल्युएटिव साइकिल जो है वो दोबारा जो है वो शुरू हो जाता है। और ये ज्यादातर हमें इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर्स करने में मदद देता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, और जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है, स्टूडेंट्स का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स है, और इस काम को हम और मजीद कितना बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो 5 मेजर क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर जो है हमें रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के थ्रू मिलता है। और जैसे कि आपने सवाल पूछा कि क्या हम एक प्राइवेट स्कूल में कर सकते हैं, तो एंड में मैंने इसीलिए एक क्या कहते हैं कार्टून रखा है अपनी बात को खत्म करने के लिए, जिसके अंदर क्या कहते हैं जो एक मॉडर्न डे टीचर है उसको ये सारे काम करना पड़ते हैं जो आपको यहाँ नजर आ रहा है कि रात के 1 बजे सोते हैं और सुबह 5 बजे जो है उठते हैं, और उसके बाद जो है वो क्लासरूम सप्लाईज हैं उसको भी अपनी पॉकेट से आपको खरीदना पड़ता है। यानी अगर आप कोई चार्ट और ये सारा इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आपको मुख्तलिफ जूते अरेंज करना पड़ते हैं। अगर किसी बोर्डिंग स्कूल में किसी बड़े स्कूल का सेटअप है, यानी स्पोर्ट्स के लिए अलग है, क्लासरूम के लिए अलग है, प्ले ग्राउंड और कैफे आपको अलग कपड़े पहन के जाना है। इसी तरह से स्टूडेंट्स के मजाक का निशाना बनते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, और उसके साथ एक चीज ये ऐड हो जाता है। लेकिन अगर आपने अपने आप को करना है तो ये आपको रिफ्लेक्शन की आदत डालेंगे तो ही आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज इसको इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल है। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। मेरे पास इतना ही था आपको बताने के लिए, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप क्वेश्चंस को हम वेलकम करेंगे। आप अपना माइक अनम्यूट करके भी सवाल पूछ सकते हैं और चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं।
और चैट बॉक्स में एक सवाल आया हुआ है जिसमें कहा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवेल्युएशन एंड, देखिए एवेल्युएशन जो है ना, फीडबैक जो है एक राय है, एक ओपिनियन है जो कि आपके कोलीग्स या आपके स्टूडेंट्स आपको हैं, लेकिन उन सारे फीडबैक के बिना पर अगर आप कोई एवेल्युएशन करते हैं, कोई उस फीडबैक को वैल्यू देते हैं और उस वैल्यू से कोई जजमेंट बनाते हैं, तो वो आपका एवेल्युएशन बन जाता है। यानी वो जितना डेटा आपने इकट्ठा किया फीडबैक की सूरत में, स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ नंबरों की सूरत में आपको फीडबैक दिया, किसी कोलीग ने फीडबैक दिया, आपने खुद ऑब्जर्व किया और उस सारे डेटा को आप एनालाइज करके एक वैल्यू लेते हैं, एक मीनिंग लेते हैं, तो वो आपका एवेल्युएशन बन जाता है। ओके, तो फिर हम क्वेश्चन की तरह, आई होप कि मैंने इसका आंसर दिया हो। अच्छा जी, जो मैं बात करना चाह रहा था वो मैडम ने पूछा है, मोरक्को वाली मैडम ने, आई डोंट नो इफ शी अंडरस्टैंड्स उर्दू, तो उन्होंने कहा है कि एवेल्युएशन और जो वो है रिफ्लेक्शन, इसमें क्या फर्क है? एवेल्युएशन बेसिक फीडबैक, जो एवेल्युएशन है बेसिकली उसका ताल्लुक है आपके क्या कहना चाहिए, वैल्यू से। एवेल्युएशन लफ्ज निकला वैल्यू से। वैल्यू मींस इज इट गुड और बैड, इज इट ये अच्छा है या बुरा है। फीडबैक जो है ऑन द अदर हैंड किसी बंदे को ये बताना उसके एक्शंस पे कि और एवेल्युएशन के सारा आपको बताता है कि आपका काम अच्छा हो गया या बुरा हो गया। ये दो अलग अलग प्रोसेस। Okay, Malika, I mean using English, there are two different things. One, the feedback is when you give a suggestion to somebody on their action or on their thinkings or whatever. On the other hand, when you evaluate something, you actually give a value to it. Value means whether it is good, is bad. If it is good, how good is it? So those are two different things. So you can evaluate a thing, and based on somebody's evaluation, you can give them a feedback. Feedback actually is a suggestion. This, therefore, it's called. It's very difficult to take it, but very easy to give. So feedback is a bit of. It can be harsh at times because people are always, they're defensive, and they don't want to accept if there is a mistake. So these are two different things. Evaluation is a process which actually tells you how is the product. आपने एक सवाल पूछा है कि why reflective practice is too important for teacher. देखिए, टीचर जब तक टीचर नहीं होते जब तक वो लर्निंग नहीं करते, और लर्निंग के लिए जरूरी है कि आप रिफ्लेक्ट करें, गौर फिक्र करें और इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर दाखिल हों कि आप क्या कर रहे हैं और जब तक आपकी इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप लर्न नहीं करेंगे। जैसे शुरू में हमने कहा, लिटरेचर ने भी कहा कि बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस तो लेते हैं लेकिन उसकी मीनिंग को मिस कर देते हैं अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो इसी तरह से अगर टीचर अपनी प्रैक्टिसेस पे रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे, वो लर्न नहीं करेंगे, और जब आप लर्न नहीं करेंगे तो आप टीचर नहीं रहेंगे। लर्निंग बहुत जरूरी है टीचिंग के लिए। We have to teach students about their own reflective practices, like how they learn and what do they think. You can even take them to metacognition level where they can think on their thinking. On the other hand, students actually give nice feedback to their teachers. When the teachers are friendly with the students and they allow them to speak, so, and the teachers can ask them like, how was this session? What did you like the most? And what you didn't like or you liked the least? So based on that, teachers can reflect upon their sessions and change. And according to if they like something, there might be a reason for which they like it. So the teachers can fine tune their lesson according to that the students' feedback. So, but the important thing is to raise the students to this level needs quite a lot of trust, a lot of independence, so that the students, they are open, they speak it, because the student, they know everything. It is just a matter of how much the teacher has the courage to listen to and understand. So the student have a bigger role in actually in the reflection.
Yes, we are listening you, Miss Malaika. Yeah, I do appreciate the answer because most of the time we like it or we don't like it. We as teachers we reflect. It's post session, okay, reflection. But most of the time our students give their feedback. Okay, this is why I have asked you such a question. Is it part of reflective teaching, or shall we neglect students' role or feedback in reflective teaching? And we need simply to concentrate on teacher feedback or reflective practice, reflective teaching, etc. Yeah, Does it Malika, make sense? No? Does it make sense? Yeah, you are very right. As I said, you can have a peer review. You can have somebody else observing your lesson, but because the students are the direct beneficiaries and they watch you out. So if you have given them that power, if you have given them that authority so that they see you, they observe you, and then they give you a feedback. And if you are ready for listening to that feedback, you become the best teacher ever. Because you might think on your own head, but how do the students, the 35 or the 30 or the 20, whichever number you have in the classroom, how much they think and what they think is more important than somebody else. Like if you go to a restaurant and then you check a food, and when you taste it and then you see, you see the combination, the taste and the salt and all these things, you are the best judge of it. So that's why the students, they are the best judge of their teachers. And in most of the good organizations, the teachers and the school administration allow the students to give the feedback, but the teacher has to accept it. Now the problem is teachers don't accept the students' feedback. Yeah, that's great. Yeah, Malika, right. Thank you for your enriching answer. Thank you, Malika. Thank you very much for all value-added question and value-added comments. There's a last minute is going on, so formally I am going to close this link. Inshallah, we will meet soon with a new topic, with a new concept, and I hope you people will continue to support us, to be part of our sessions and filling our feedback forms and filling our registration forms, and keep visiting our YouTube channel and keep writing for us for the zeroperiod.com.pk. So thank you very much. Allah Hafiz.